नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में 9 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि डोंगरगढ़ से मिल रही है। रोपवे पर एक हादसा हुआ है। मां बमलेश्वरी पहाड़ी पर स्थित एक रोपवे बना हुआ है, उस रोपवे पर यह हादसा हुआ है। लगेज ट्रॉली टूटकर गिरी है। ये लगेज ट्रॉली टूटकर 300 फीट नीचे गिरी है पहाड़ी पर। तो सामान लेकर जाती है ये ट्रॉली, और ट्रॉली में बैठे एक शख्स का रेस्क्यू किया गया है। घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल भेजा गया है और ट्रॉली खोजने की कोशिश की जा रही है। तो लगेज ट्रॉली है जो टूटकर 300 फीट नीचे गिरी है रोपवे की। आपको बता दें कि पहाड़ी पर सामान लाने ले जाने के लिए फिलहाल इस रोपवे का इस्तेमाल हो रहा था और ये लगेज ट्रॉली थी और अचानक टूटकर ये गिरी 300 फीट नीचे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई इस पहाड़ी की होगी। 300 फीट नीचे ये ट्रॉली गिरी है और उसी ट्रॉली में ये शख्स सवार था। हालांकि उस शख्स को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, घायल अवस्था में है वो, इलाज उसका जारी है और ट्रॉली खोजने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो किस जगह गिरी है। मैं जो मंदिर टच का रोपवे है जिसमें गुड्स की ट्रॉली नीचे से ऊपर जा रही थी, ऊपर से खाली ट्रॉली आ रही थी, उसमें एक मजदूर जो है बैठा था, उसकी वहां से जो रोपवे का ट्रॉली है वो गिरने की सूचना मिली है और घायल को तत्काल अस्पताल ले आया गया। ट्रॉली उसकी जांच कर रही है कि ट्रॉली गिरा है कि उसमें रोपवे का टूटा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, तत्काल उस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया और रोपवे है, रोपवे पर यह ट्रॉली कैसे गिरी, क्या कारण रहा, क्या सामान ज्यादा था, आखिर कैसे यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें लोग ज्यादा सवार नहीं थे, सिर्फ एक व्यक्ति था। हालांकि उसे भी गंभीर चोट आई, अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया है। धीरज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, एक ट्रॉली गिरी जिसमें एक शख्स सवार था, मजदूर बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? क्या वाकई सामान ज्यादा था या तार टूटा, क्या कारण रहा? जी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन राहत की बात यह है कि ट्रॉली में कोई दर्शनार्थी मौजूद नहीं था। ये लगेज ट्रॉली थी और इसमें जो ऊपर मंदिर में काम चल रहा था उसके लिए रॉड को ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि ट्रॉली का जो ऊपर का जो भाग है वो टूट कर नीचे 300 फीट खाई पे गिर गया है। वहां पे मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल मजदूर को अस्पताल मतलब रेस्क्यू करके निकाला गया और उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। जी धीरज, रोपवे में हमेशा 2 या 3 लोग जाने की अनुमति होती है। सामान ऊपर ले जाया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी भी अपनी एक क्षमता होगी, क्षमता से ज्यादा सामान रखा होगा उसमें। जी, ये सामान, ये पूरा मामला यही अभी जो जांच का विषय यही है कि ना जो ट्रॉली में जो सामान अधिक मात्रा में ले जाया जा रहा था जिसके कारण यह घटना घटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ट्रॉली का संचालन मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था और ये 10 करोड़ की लागत से अभी वर्तमान में ही बना था, जिसका खुद उद्घाटन मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13 मार्च को किया था। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं था, मंदिर के जो कर्मचारी है उन्हीं के द्वारा ही इसका संचालन अभी वर्तमान में किया जा रहा था। ऐसी जानकारी अभी सामने आ रही है। जी धीरज, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक शख्स घायल हुआ है, मजदूर बताया जा रहा है, और मंदिर का निर्माण कार्य जारी था। बताया जा रहा है कि कुछ सामान लेकर वो ट्रॉली वापस आ रही थी और अचानक यह हादसा हुआ। तो 300 फीट नीचे ये ट्रॉली गिरी है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। आज वो असम के राहा और बोको में आयोजित बूथ स्तर प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। सीएम ने असम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव जीतने के टिप्स दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ जितना मजबूत होगा, हमारी जीत उतनी प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत थी, जिसके कारण 15 साल की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। असम में 20 लाख से ज्यादा साहू, सतनामी, निषाद और आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और ये सब चाय बागानों में मजदूरी करते हैं, जिनकी 20 विधानसभा में संख्या ज्यादा है। और इन्हीं लोगों को कांग्रेस के पक्ष में प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ के 55 कलाकार असम गए हुए हैं। सीएम ने कहा कि ये अस्मिता है उसकी लड़ाई है, जिसे हमें बरकरार रखना है। हम यहाँ इस प्रदेश की जनता को हम देना चाहते हैं
अब ये जो समय है वो सर्वानंद सोनेवाला सरकार की विदाई की बेला नजदीक आ रही है। असम की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा और इस प्रदेश की शांति के दुश्मन, इस प्रदेश के नौजवान के हितों के दुश्मन के लोगों ने घर बिठाने का फैसला किया है। असम प्रदेश में छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग पिछले कई वर्षों से 25 लाख लोग से भी ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पिछले कई वर्षों से चाय बागानों में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन लोगों ने जिंदा रखा है। अलग अलग समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, सतनामी समाज के लोग हैं, कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं, केवट समाज और निषाद समाज के लोग हैं। उन सबको अपने साथ जोड़कर किस प्रकार से आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मदद मिले, उसको लेकर अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और इधर केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध और धान के उठाव में हो रही समस्या की जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर 20 फरवरी तक पदयात्रा का कार्यक्रम पूरा करना है और 27 फरवरी को प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन भी करना है। लेकिन अभी भी कई ब्लॉक और जिलों में पदयात्रा का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान केंद्र की मोदी सरकार के साथ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि कांग्रेस की पदयात्रा फ्लॉप है। कहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा करते नहीं दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि भाजपा ने किसानों के साथ छलावा किया है। कृषि कानून के खिलाफ में मुझे लगता है उनका पद यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप यात्रा है और कहीं पर कांग्रेस के पदाधिकारी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। केवल केंद्र के विरोध करने के जो रस्म अदायगी है वो अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसान आंदोलन पद यात्राओं पर टिप्पणी करने के पहले याद कर ले, बात पर बात का आह्वान किया था और कोई किसान एकत्रित नहीं हुए थे। कांग्रेस की तो पदयात्राओं में, किसान सम्मेलनों में भीड़ उमड़ रही है। केंद्र सरकार के कृषि कानून को विरोध में और सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर रायपुर के किसान भी छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में गुरुवार को आरंग में रेल रोकेंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक पारसनाथ साहू ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ के किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोकने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान भी देश के किसानों के साथ है और हम उनकी हर मांग को उनका समर्थन करते हैं। रेल रोको आंदोलन के तहत गुरुवार 18 फरवरी को आरंग रेलवे स्टेशन पर दोपहर 12 बजे से किसानों की सभा होगी। उसके बाद किसान ट्रेन रोककर प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर आज एडिशनल एसपी ने किसानों की एक बैठक ली, जिसमें आंदोलन शांतिपूर्ण रखने का अनुरोध किया गया है। देश भर के किसान आंदोलनरत है और कल राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन है और जिसमें रायपुर जिले के क्रांतिकारी भूमि आरंग में एक ज़बरदस्त रेल रोको प्रदर्शन होगा, जिसमें भारी संख्या में जिस आसपास के जिलों के और ब्लॉक के और लोकल किसान लोग पहुंचेंगे और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जांजगीर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 साल में 30,642 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। आज स्थिति यह है कि कर्ज का ब्याज पटाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। विकास के काम पूरे प्रदेश में रुके हुए हैं। 2020-21 में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। निकायों की भी हालत खराब होने का उन्होंने आरोप लगाया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल, बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा भी मौजूद थे। 2 वर्ष में 30,642 करोड़ रुपए का कर्ज भूपेश बघेल की सरकार ले चुकी है और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 30,642 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, उसमें पूंजीगत व्यय के लिए 10% भी नहीं है। और आज प्रदेश की स्थिति यह बन गई है कि कर्ज का ब्याज हटाने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और सत्र के लिए विधायकों ने अब तक 2000 से ज्यादा प्रश्न लगाए हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए हैं, जिनके जवाब मंत्रियों को देने होंगे। कांग्रेस भाजपा विधायकों के अधिकतर प्रश्न धान खरीदी, कानून व्यवस्था, अवैध शराब बिक्री और रेत खनन समेत अन्य विषयों पर लगाए गए हैं। मुख्य विपक्षी भाजपा ने भी सरकार को घेरने की खास रणनीति बनाई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार को घेरने के लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिन मुद्दों को विपक्ष सदन में लेकर आएगा, सरकार उस पर चर्चा कराने और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पिछले विधानसभा से इस सत्र के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिसका जवाब इस विधानसभा में आना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। लगातार रेप और गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उनकी अपनी तैयारी है सदन में किस तरीके से करना है, किसको बोलना है। लेकिन ये जो घेरने जैसा शब्द है, मैं समझता हूँ ये घेरने वेरने का काम कुछ हो नहीं पाता। उनके प्रश्न आते हैं, हम जवाब देते हैं। हमारे सारे मंत्री तैयारी के साथ जाते हैं और सदन इसी के लिए बना हुआ है। भाजपा की नियुक्तियों में विवाद और देरी से भड़की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 28 फरवरी तक सारे मोर्चों की अटकी हुई नियुक्तियां करने का निर्देश जारी किया। उधर प्रदेश प्रभारी के निर्देश के बाद बचे हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सभी मोर्चों के जिला प्रभारी इसको लेकर स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा कर आपसी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नियुक्तियों में सबसे ज्यादा दिक्कत दुर्ग भिलाई जिले में आ रही है। सभी मोर्चों पर दुर्ग भिलाई की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें किसी प्रकार की गुटबाजी, आपसी असहमति से इनकार करते हुए कहते हैं कि जिन जिलों में एक से ज्यादा योग्य दावेदार हैं, वहां किसी एक नाम पर सहमति बनाने में दिक्कत आ रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के 11 जिलाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 मंत्री, महिला मोर्चा के 4 जिलाध्यक्षों और किसान मोर्चा के 2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति स्थानीय दिग्गज नेताओं की असहमति की वजह से अटकी हुई है। बूथ से लेकर के जिले प्रदेश तक सभी प्रकार के प्रमुख मोर्चे, प्रमुख पार्टी के संगठन का ढांचा खड़ा किया जा चुका है। थोड़े बहुत कहीं कहीं मोर्चों की नियुक्तियों के जिलों में संगठन स्तर पर कुछ जिले बचे हैं, तो इस प्रकार से वो जो बचे हैं वहाँ भी नियुक्तियाँ हो जाएगी। सब बिल्कुल जल्द ही हम संगठन महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठकर बाकी जो बची कार्य समिति है उनको बना लेंगे। 2 उपाध्यक्ष बचे हैं, 1 मंत्री बचे हैं और 11 जिला के अध्यक्ष बचे हैं। कुछ जिलों में समन्वय ना बन पाने के कारण हमने रोक दिया था। बैठ के जिला के अध्यक्षों से बात करके इस पर जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक गुरुवार को दोपहर 3 बजे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर होगी और ये समिति राजनीतिक आंदोलन से संबंधित प्रकरणों की वापसी के संबंध में बनाई गई है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे और उप समितियों में मंत्री शिव डहरिया, अनिला भेड़िया और उमेश पटेल भी हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक आंदोलन से संबंधित प्रकरणों की वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित की गई है। पिछले हफ्ते राजीव भवन में आयोजित इस बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने मांग की थी कि राजनीतिक आंदोलन से संबंधित प्रकरणों की वापसी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके बाद यह बैठक होने जा रही है। बोधघाट परियोजना, बस्तर की बोधघाट परियोजना जिससे लगे इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। नक्सलियों का पूर्वी डिवीजन इस इलाके में बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहा है और इसके लिए उन्होंने कई जगहों पर बैनर, पोस्टर, पर्चे भी फेंके हैं। ये पहली बार है कि जब सड़क निर्माण में लगे एक साथ कई वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक मालेवाही थाना के कचनार मार्ग पर बन रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क पर नक्सलियों ने 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देर रात तक भी पुलिस यहां पर नहीं पहुंच पाई थी, जबकि कैंप से इसकी दूरी 7 से 8 किलोमीटर ही है। नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। पिछले कुछ समय से पूरे बोधघाट
इलाके में 13 पंचायतों के ग्रामों में, खासतौर पर दंतेवाड़ा और बस्तर बीजापुर के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों की बैठकों की सूचना मिल रही है। हालांकि अधिकारी इस मामले की पुष्टि नहीं करते हैं। जनता को सुविधा देने के हिसाब से कार्य की जा रही है। इस काम से काफी सकारात्मक परिणाम को भी देखने मिल रहा है। कहने के नक्सल इस जो परिवर्तन कारण से भूखलाट में है। मालावाई और कचरा के बीच में एक सड़क निर्माण कार्य चल रहे थे। इसमें 4 ट्रैक्टर सहित कुल 8 गाड़ी को आगजनी के हवाले करने की जानकारी प्राप्त हुआ है। इसका भी डिटेल विवेचना की जा रही है। इसमें जो स्थानीय मिलिशिया कैडर्स और अन्य कौन नक्सल कैडर्स इन्वॉल्व है, इसके बारे में पतासाजी की जा रही है। रायपुर के जतिन राय हत्याकांड में खमतराई पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस अगर मृतक के परिजन की बात मानकर उनकी शिकायत के आधार पर जांच करती तो शायद जतिन राय की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने सारी शिकायतें मिलने के बाद भी मृतक के परिजन को धमकाते हुए थाने से भगा दिया। खमतराई थाना प्रभारी ने पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश ही नहीं की, जबकि 9 फरवरी को ही जतिन राय के पिता देव राय ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर जब उसके बेटे के मोबाइल से 11 फरवरी को कर्ज में डूबने के कारण वापस नहीं लौटने का मैसेज मिला तो भी इसकी जानकारी उसने खमतराई के थाना प्रभारी को दी थी। साथ ही आरोपी प्रदीप नायक, सुजीत तांडी और केवी दिवाकर पर शक भी जताया था, लेकिन तमाम शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ये मर्डर हो गया। रायपुर पुलिस ने कबीर नगर इलाके से नशीली कोकीन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए कीमत की 29 ग्राम कोकीन और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड नंबर 2 RDA मोड़ के पास 2 तस्कर माल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस की घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पहचान पंजाब निवास देवेंद्र सिंह और मनप्रीत सिंह बताया है। दोनों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पंजाब से लाए कोकीन को अपने किराए के मकान में रखा था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घर से 29 ग्राम कोकीन बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि देवेंद्र सिंह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इससे पहले भी वो कोकीन पंजाब से लाकर बाजार में खपा चुका है। 2 लोगों को घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम है देवेंद्र सिंह जो कि कुम्हारी का रहने वाला है और दूसरा है मनप्रीत सिंह। देवेंद्र सिंह के पास से 17 ग्राम कोकीन बरामद किया गया है और मनप्रीत सिंह के पास से 12 ग्राम, इस प्रकार से 29 ग्राम कोकीन बरामद किया गया है और NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 3 लाख रुपए के आसपास की कोकीन है। इसमें ये था कि देवेंद्र सिंह एक ट्रांसपोर्टर है और ये पंजाब से कहीं से ये कोकीन लाता था और मनप्रीत सिंह के माध्यम से ये बेचता था। तो इस पे कार्रवाई की गई है। इसमें और भी कुछ जानकारियां मिली हैं जिसको डेवलप करके कार्रवाई की जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड क्लास का आयोजन किया जा रहा है। हाइब्रिड क्लास का मतलब है कि जो क्लास ऑफलाइन कक्षा में चल रही होगी वही क्लास उसी टाइम पर छात्र वहां आकर बैठेंगे और अटेंडेंस देंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय कक्षाओं में ये तैयारी शुरू की जा रही है और जल्द ही छात्रों को इस क्लास का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। भले ही स्कूल कॉलेज खुल गए हो, लेकिन छात्रों को अभी भी आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों संचालित करने में विश्वविद्यालय को परेशानी हो सकती थी, इसलिए विश्वविद्यालय इस नए तरीके से छात्रों को पढ़ाने वाला है और विश्वविद्यालय ने सभी प्राचार्य के साथ बैठक करके आने वाले समय में कॉलेज को संचालित करने और नियमों को पालन करवाने के लिए बैठक की। बैठक की गई और रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं उनसे विचार विमर्श हुआ। अब हम कैसे विद्यार्थियों को आमंत्रित करें, कैसी व्यवस्था हो और SOP का पालन करते हुए उस व्यवस्था को प्राचार्य अपने अपने स्तर पर करें। उसी समय जब ऑनलाइन क्लासेस चलता रहेगा वो ऑफलाइन के रूप में वहाँ उपस्थित रह सकते हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते या जो छात्र नहीं आना चाहते या दूरस्थ हैं वो ऑनलाइन क्लास में अपने घर में बैठकर अभी भी अध्यापन कार्य कर सकते हैं। वो सुविधा अभी भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के कई नामी बस ट्रांसपोर्टर्स
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट न लेकर शादी और पिकनिक के परमिट से इंटर स्टेट बस चला रहे हैं। खास खबर को IBC 24 ने दिखाया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने ये सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स इस सुविधा का फायदा उठाते हुए हर महीने 30 से 35 लाख रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। अब तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होना इस बात की ओर इशारा भी करता है कि लाखों रुपए की टैक्स चोरी परिवहन विभाग के संरक्षण में हो रही है। छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इंटर स्टेट बस को चला रहे हैं। इसके लिए उन्हें ऑल इंडिया परमिट लागू लेना होता है। एक ये परमिट लेकर के लोग इसमें फेरे लगा रहे हैं। तो मैंने सारे हमारे जितने एनफोर्समेंट है और उन लोगों को निर्देशित किया है कि वो जो गाड़ी जा रही है कब आ रही है इसको चेक रखें, और अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम उस पर कार्रवाई करें। उसको ऑनलाइन इसको कैसे रोक सकते हैं, हमने एनफोर्समेंट वालों की मैंने मीटिंग बुलाई है। एक बार वो हो जाने के बाद फिर हम उस पर प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।